नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है अनुपम मिश्रा जी और हम बात करेंगे सामयिक विषयों पर। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अनुपम जी की घूमता आईना को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 जो कि 7, 8 और 9 नवंबर को है, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, और इस वर्ष की थीम है शत्रुबोध। तो आपका जो आर्थिक सहयोग है वो इस हिंदू शत्रुबोध इकोसिस्टम को बल देगा। ये जो क्यूआर दिख रहा है इसको स्कैन करके सपोर्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मिल जाएगा। अनुपम जी भी अवश्य पधारेंगे। तो सर अनुपम जी, मैंने राहुल गांधी जी की तलवारबाजी देखी अभी। आज तो बिल्कुल उन्होंने अश्विनी वैष्णव के मेथोडोलॉजी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। तो आपने क्या इससे सीखा इस नए प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टाइल से? एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है। अरे डेली कैसे लॉन्च होते हैं? वो एकदम प्रोसेस तो वही था। मोटी मोटी बात राहुल गांधी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब अच्छा देखिए, इसके पहले कि राहुल गांधी पे आए, भाई ये एटम बॉम्ब था, ये ध्यान रखिएगा, दिस वाज एटम बॉम्ब। हाँ, मतलब ये उनका ब्रह्मास्त्र था, इसके बाद कुछ नहीं उनके पास। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि सारा बात शुरू हो रही है, सारा खेल हो रहा है कि किसी तरह बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसको रोक दिया जाए या उसको विड्रॉ कर लिया जाए। उसमें दो बातें गौर करने की है कि 65 लाख लोगों में से 15 नाम सुप्रीम कोर्ट ने मांगे ही आज तक नहीं दे पाए। दूसरी बात गौर करने की है कि तेजस्वी यादव जैसे विपक्ष के नेता दो वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहे हैं। तीसरी बात गौर करने की है कि तेजस्वी यादव जैसे 7 लाख लोग हैं, 7 लाख से ज्यादा लोग हैं जो एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड हैं, उनको माइनस किया जा रहा है। और चौथी और फाइनली चौथी बात इसमें ये है कि चुनाव आयोग ने सबसे मांगा है कि भाई आपकी विचार से किसी का नाम छूट गया हो, सबको फॉर्म इशू किया है और अभी तक एक भी दल ने एक भी नाम नहीं बताया है। ये 4 बातें गौर कर ले। अब आते हैं वो कर्नाटक पे चले गए, महाराष्ट्र का पहले कर चुके थे। महाराष्ट्र मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरा जो इसका आपका जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार है वो ये है कि एसआईआर बहुत आवश्यक है। एग्जैक्टली जो बात हकीकत ये है, जो सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक में आपकी सरकार, आपके जिलाधिकारी, आपके इलेक्टोरल ऑफिसर, आपके सीईओ, उनके रहते हुए अगर सच में वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं तो आज राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि इस देश में अगला चुनाव बिना एसआईआर के नहीं होना चाहिए। मतलब मैं समझता हूं कि एसआईआर का जो सबसे मजबूत दावेदारी यार अगर किसी ने पेश की तो राहुल गांधी ने पेश की है कि साहब बिना एसआईआर के तो अब देश में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। अब तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश का होके रहेगा और होना भी चाहिए। वो अलग बात है कि जब उनसे चुनाव आयोग ने कहा कि साहब जो बात कह रहे हो उसका एक फॉर्म आता है, उस पर ऑन ओथ कह दो, और उस फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है कि फर्जी दावे करने की सजा क्या है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा हम ऑन ओथ कुछ नहीं कहेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं जो पब्लिकली कहता हूं वही मेरी ओथ है। मतलब कमाल की बात है यार, जब आप ओथ लेते हो तो आपको कोई यकीन नहीं करता, आप कह रहे हो बिना ओथ के जो मैं कह रहा हूं उसको ओथ मान लिया जाए। तो ये तो अजीब बात है ना कि आप इतना बड़ा दावा कर रहे हो एंड येट यू आर नॉट विलिंग टू गो थ्रू द फॉर्मेलिटी, द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी, एक आवश्यक जो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी, एक फॉर्म भरना, ओथ पे कहना बात, आप उसे करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कोई भी आदमी कहीं भी स्टेज पे खड़ा होकर कुछ कह रहा है, हम कह रहे ठीक है भाई अच्छी बात है, हम जांच कर लेते हैं, आप कह रहे हो हम जांच कर लेते हैं, इसी बात को फॉर्म में लिख के साइन कर दो। उन्होंने तो फॉर्म भी इशू कर दिया साहब, उन्होंने तो राहुल गांधी की तरफ से फॉर्म इशू कर दिया, राहुल को सिर्फ साइन करना, उसने कुछ भरना भी नहीं। आप देखिए कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने जो राहुल गांधी की तरफ से खुद को चिट्ठी लिख डाली,
राहुल गांधी की तरफ से खुद को चिट्ठी लिख डाली और मतलब उसमें से राहुल गांधी को साइन करना है। हाँ, और वो उसके इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो रूल्स में दिया हुआ है कि भाई रूल्स में इसी तरह से मैं हो कहता रहा हूं ना, ये फॉर्मेलिटी है, आवश्यक फॉर्मेलिटी है, कंपल्सरी फॉर्मेलिटी है, तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन आज सबसे मजेदार बात ये रही साहब, दो बातें। एक तो ये कि राहुल गांधी ने इतनी देर की एक्सरसाइज में साबित किया कि एसआईआर कितना जरूरी है, और दूसरी बात कि उनकी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उनसे वो बात ओथ पे दोहराने को कह दी, और वो उसी समय, अच्छा देखिए मजेदार बात क्या है कि उनका वो ड्रामा चल रहा था, उस समय ड्रामा उनका चल रहा था, और बीच में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म जारी कर दिया कि भैया इस पे जो बात कह रहे हो इसको कह दो, ओथ पे कह दो। वहां रिपोर्टर्स ने पूछ लिया राहुल गांधी से कि आप इधर यहाँ ये कह रहे हैं, उधर इलेक्शन कमीशन ने आपकी चिट्ठी जारी कर दी, आपको बस साइन करना है। राहुल गांधी ने सर साइन मैं नहीं करूंगा, मुझसे जो जमानी जमानत करा लो, क्योंकि भाई बाद में जाके अदालत में ये भी कहना पड़ता है कि मैंने नहीं कहा। जब आपने कहा कि आरएसएस ने गांधी की हत्या की, फिर अदालत ने कहा मैंने नहीं कहा, फिर अमित शाह को आपने हत्यारा कहा, फिर अदालत में आपने कहा हमने नहीं कहा, तो हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे ऑन ओथ कि बाद में हमें अदालत में मुकरने में दिक्कत आए। और आपको एक और बात बता दूं जो मुझे खास पता चली है, ये जो अभी आपके लखनऊ बेंच में जो मुकदमा हुआ था राहुल गांधी के खिलाफ, आर्मी वाला जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो वो जो भी इन्होंने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो टाइप्ड कॉपी पेश की गई, उसमें उसके जो वक्तव्य था उसको ऑल्टर कर दिया है, मेरे पास प्रूफ है। किसने ऑल्टर कर दिया? वादी ने। मतलब इन्होंने कहा कुछ और अपनी एप्लीकेशन कुछ और लिख अपनी जो एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह ऑल्टर कर दिया। आपको भेज दूंगा। बड़ा मजबूत बंदा है वो, उदय शंकर श्रीवास्तव जी हैं, मैं उनको व्यक्तिगत उदय रूप से शंकर श्रीवास्तव जी से मेरी बात हुई आज, और हाँ, मैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो डायरेक्टर रहे बीआरओ के, और वो ऐसा पीछे लगे हैं इनके कि मतलब अगर आपने उनको ये सूचना दे दी होगी तो अगली सीटिंग वो पानी पिला देंगे इनको। नहीं, वो सूचना उन्होंने मुझे दी है। उन्होंने दी है और सूचना मैंने देख ली है, बिल्कुल पूरी पक्की पुख्ता है। जो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है वो झूठा दिया है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, राहुल गांधी जी ने। फर्जरी का भी केस बनता है। बड़े गर्व से बता रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट को कि मेरे मुवक्किल पे 2 दर्जन मुकदमे हैं इस तरह के। मैं 2 गर्व देख रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी का गर्व देख रहा था, और दूसरा जो इनका लीगल एनक्लेव हुआ था उसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि मुझको मेरे वकील रोज समझाते हैं कि उल्टा सीधा मत बोला करो, पर मैं क्या करूं, मैं उल्टा सीधा बोल ही जाता हूं। अच्छा, ये एक चीज और भी लोग कह रहे हैं कि साहब ये कुछ बकवास कर रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनको चुप कराने के लिए बीच में ही राष्ट्रगान चला दिया गया। अब राहुल गांधी उस पर चुप हो गए, ये बड़ी बात है। चुप तो हो गए, वो खड़े हो गए चुप होके। राष्ट्रगान सुन के चुप हो गए, ये बड़ी बात है, इसको आप माने। इसका मतलब रखना कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे हैं, वो राष्ट्रगान पे चुप हो गए, बहुत बड़ी बात है। लोग ऐसा ही करते हैं। एक बार तो किसी और देश का चला दिया था, इनके पाकिस्तान का चला दिया था इनके राष्ट्रगान के रूप में, तो कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा होगा कि जब मैं खड़ा हुआ करूं तो पाकिस्तान का चला करो, तो उनकी फरमाइश पे होगा। लेकिन भाई मैं तो, मुझको तो मैसेज आया कि साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मैं देखता रहा बहुत देर तक, तो बहुत देर तक तो हुई नहीं, फिर बाद में फिर चला रहा था, मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर तक, तो मैं गंभीरता से देखता रहा, फिर मैंने कहा यार ये तो एसआईआर का प्रमोशन हो रहा है। मतलब साबित कर दिया बंदे ने कि बिना एसआईआर के अब कोई चुनाव देश में नहीं होना चाहिए। तो ये तो साहब, ये तो इन्होंने लेटेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी देखिए बहुत टफ टाइम दे रहे हैं राहुल गांधी मोदी जी को ट्रंप के हवाले से। और मेरा ये मानना है कि उन्होंने ट्रंप को एक एप्लीकेशन दे रखी है कि कृपया मुझे अपना चेला डिक्लेयर कर दो, जिससे कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे यहाँ पानी पिला सकूं मोदी को, क्योंकि मोदी जो है वो अकेला है जो खड़ा हो गया है तुम्हारे सामने, और
उधर चीन से भी पींगे बढ़ाने लगा है और उधर रशिया से कर ही रहा है और तुमको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुझे चेला डिक्लेयर कर दो, मैं यहाँ मोदी को ठीक कर दूंगा। देखिए, आपका एक सीरियस शो है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं से... सीरियस में कॉमेडी चलती है बीच बीच में। आप देखिए कल गुरुदत्त से की बहुत इतनी लोग सीरियस देख कर मूवीज, कल गुरुदत्त से की बहुत... हर मूवी में जॉनी वॉकर जरूर होता था। यस, बदरुद्दीन काजी। तो बदरुद्दीन जमालुद्दीन तो काजी। हाँ, तो कल से बहुत लोग कह रहे हैं कि सोचिए, अगर एक बिग बॉस में राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को रखा जाए तो मतलब ऑल टाइम हिट होगा। तो ये तो बिग बॉस केस हो गए हैं, और क्या कहा जाए। मतलब अच्छा बताइए, सबसे बड़ी बात, आपने इतना बड़ा तमाशा किया है, व्हाट नाउ, अब क्या करेंगे आप? क्योंकि इसी बात को आप ओथ पे कहने को तैयार नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं उसका आपके अब पास सबूत नहीं धमकी है, और दे दी। और जो बात आपने कही है वो आपने साबित कर दिया कि एसआईआर होना जरूरी है, और ये आपका एटम बम था, ये आपका फाइनल लॉन्च था। तो अब देखिए आगे मुझे व्हाट भी, नाउ, अब आगे क्या होगा? मतलब वो एक अरे एक मुझे एक डर लग रहा है। आप सैयद सुनिए मेरी बात मैं पहले। सुनिए, एक वो गालिब का शेर है पुराना कि थी खबर गर्म के गालिब की उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो अब ये इतना ज्यादा इन्होंने हाइप बिल्डअप कर दिया था, चारों तरफ कांग्रेसी मुझसे कहते थे राहुल भैया बम गिराएंगे, राहुल भैया हर बार की तरह औंधे मुंह खुद गिर गए। तो आप ये मुझे बताएं। फुस फुस पटाखा। हाँ, तो ये आपने इतना हाइप बिल्ड करके क्या निकाला? ये निकाला कि एसआईआर होना जरूरी है। बिल्कुल यही निकाला। दूसरी बात, हमारे जैसे लोगों को डराया कि भाई तुम लोगों में से जिस किसी ने भी हमारे खिलाफ साइन किया होगा, भाई एज ऑब्जर्वर मैंने भी साइन किया था 2014 में। 2014 मेरी लास्ट ऑब्जर्वर ड्यूटी थी। तब मैंने वहाँ क्या नाम है हमारा, आनंदपुर साहिब में इनकी हार के कागज पर, इनकी पार्टी के हार के कागज पर साइन किया था। तो मैं भी खतरे में हो गया। अब तो नहीं, आप खतरे कह में दिया। इसलिए भी हैं कि राहुल गांधी ने अब तक की सबसे हास्यास्पद बात ये भी कही है कि 2014 के चुनाव में भी बंगलिंग हुई थी। वो 2014 चुनाव जो उन्होंने खुद कराया था, खुद कराया था। उनका कहने का मतलब है कि साहब कि सारे के सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब संघी हो गए हैं। अब वो कितने हो गए हैं आप भी जानते हैं। देखिए, अब ये सारा खेल इस तरह का है एकदम कि साहब हम देश में किसी संवैधानिक संस्था का और किसी संवैधानिक व्यवस्था का, संस्था और व्यवस्था दोनों को मतलब वजूद नहीं छोड़ेंगे। अगर देखिए का आज का एक 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 पॉइंट तो मैं सुन के हैरान रह गया संजय। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं आती? 2 बार के बाद हम चुनाव हार गए, 2 बार के बाद ये क्यों नहीं हारे? व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट? ये ये कौन सा लॉजिक है भाई? अगर इसी लाइन पे चलते रहे तो 3 बार के बाद भी नहीं आएगी। इनके चुनाव आने की तो कहीं दूर दूर तक कोई, राहुल गांधी की, इनफैक्ट मैं बार बार कहता हूं कि 11 साल एंटी इनकम्बेंसी ऐसा नहीं है, नहीं होती, खूब एंटी इनकम्बेंसी आती है। बहुत मोदी के समर्थक मोदी से नाराज होते हैं, फिर जब राहुल गांधी पे नजर पड़ती है तो कहते हैं अपन को मोदी ही चलेगा। तो राहुल गांधी तो सबसे बड़ा इंश्योरेंस है ना मोदी के। मतलब एक बड़ी मामूली सी बात है, आप इसको देखिए, इवन मीडिया से हटके कांग्रेसी भी आपसे कहते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो लगातार अपना कैरिकेचर बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जीता कैसे जाता है? चुनाव जीता जाता है कि सामने वाली पार्टी के वोट काट के आपको अपने पक्ष में लाने होते हैं। राहुल गांधी हर बार जब मुंह खोलते हैं उन्हीं के पार्टी कुछ वोट कट के उधर चले जाते हैं। एक बार ये बात वो कह रहे थे, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मैंने देखा मैं जहां भी जाके कांग्रेस का चुनाव प्रचार करता हूं कांग्रेस का वोट कट जाता है। तो खुद ही कह रहे थे, अपने मुंह से कह रहे थे, इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। अब वो बात राहुल गांधी पे लागू होती है। चलिए ये तो हुए राहुल गांधी। अब जरा थोड़ा मोदी जी की बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि मोदी जी समस्याओं से बहुत अधिक घिर गए हैं इस समय?
और उसका कारण मिस्टर ट्रंप है। पता नहीं, आधी से ज्यादा हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है, कम से कम मुझे लगता है 65 से 70% जो एक्सपोर्ट है वो तो टैरिफ के बाहर एग्जेम्प्टेड है। तो बहुत कम हिस्से पे टैरिफ लग रहा है। जो लग रहा है वो टैरिफ देना अमरीकियों को, शमा महमूद कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीयों का भारतवासी 140 करोड़ भारतवासी देंगे टैरिफ। एकदम जाहिल लोग, मतलब बिल्कुल आपने कुछ भी आपको नहीं मालूम, आप डॉक्टर लगा के बैठ जा रहे हैं आके। तो किस तरह की बात आप कर रहे हैं? अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई केवल भारत पे तो लगाया नहीं, तो पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा के बैठे हैं। अमेरिकन मीडिया यह कह रहा है कि साल में एक अमेरिका के एक नागरिक पे औसतन साल में 2 लाख रुपए एडिशनल खर्चा बटेगा। ये अमेरिका को वापस ग्रेड करने जा रहे हैं। इन्होंने अमेरिका के हर नागरिक पे 2 लाख रुपए साल क्या खर्चा बढ़ा दिया है। 2 लाख रुपए कितना सा होता है? 2 लाख रुपए तो बहुत कम होता है, कुछ $1000। अरे तो भाई कम करने की बात थी कि बढ़ाने की बात थी? भाई आप कैसे कम करने की बात थी कि बढ़ाने की बात थी? तो अच्छा, उनकी जीडीपी में कमी बता रहे कि जीडीपी उनकी कम हो जाएगी, लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और वो बंदा ट्वीट कर रहा है कि खरबों डॉलर अमेरिका में फ्लो कर रहा है। अरे कहां से फ्लो कर रहा है भाई? तुम्हारी पब्लिक तो दे रही है टैरिफ, तुम्हारी पब्लिक तो दे रही है। तुमने किसको छोड़ा है? मानो चलो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, पर जहां से लोगे उस पर भी तो टैरिफ लगा रखा है तुमने, सब पे तो तुमने टैरिफ बम गिरा रखा है। किसको छोड़ा है तुमने? किसको बख्शा? तो भैया, और फाइनली वो टैरिफ कौन देगा? अमेरिका की जनता ही तो देगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी साफ दिक्कत है, एक तो एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं वो, दूसरे वो जो लंबे चौड़े वादे करके आए थे उसमें फंसे हुए हैं कि मैं आऊंगा तो 24 घंटे में ये युद्ध रुकवा दूंगा, वो युद्ध रुकवा दूंगा, और पता चला युद्ध रुकवाते रुकवाते उन्होंने खुद युद्ध में एंट्री ले ली और जाके बम गिराने शुरू कर दिए ईरान पे। तो आप सोचिए, बंदा ट्रंप युद्ध रुकवाने आया था और खुद युद्ध में कूद पड़ा। पुतिन तुमको सुन नहीं रहे हैं, जेलेंस्की जैसा आदमी तुमको बेवकूफ बना रहा है, शांति वार्ता के 24 घंटे पहले रशिया पे हमला करता है। नेतन्याहू तुमको सेठ नहीं रहा है, कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा है। ले दे के एक जगह तुम अपना कुछ ले रहे थे कि मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, तो भारत ने डिनाई कर दिया। और तो और पाकिस्तान के मैं देख रहा था कि रक्षा मंत्री कह रहे थे कि शाह फैसल का फोन आया था सऊदी अरब से, उनके विदेश मंत्री का फोन आया था, वो युद्ध रुकवा रहे थे। तो द पॉइंट इज कि ट्रम्प साहब हर जगह बहुत लेट डाउन है, मूड उनका बहुत खराब है। तिबारा उनको प्रेसिडेंट बनना नहीं है, उन्हें मालूम है राजनीति में उनकी फैमिली में कोई है नहीं, तो अब जस्ट बीइंग मूडी। आपने देखा है कि वो, और बाकी अलग अलग समय तो छोड़िए, वो तो एक स्टेट में एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात कहते हैं। उन्हें कहते हैं मुझे पता चला है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं। ये अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है। वो तो अफवाहों के बेसिस पे ही बोल देता था कुछ। अफवाहों के नहीं, और उनसे कहा कि साहब वो भारत तो कह रहा है कि आप रूस से खरीदारी कर रहे हैं, कि पता नहीं, हमको पता नहीं, पता करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी तो बढ़िया है, ये अमेरिका के कलेक्टिव पाप का फल है डोनाल्ड ट्रंप। आप देखें कि इसने दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस का मजाक बना के रख दिया डोनाल्ड ट्रंप। वहां अभी मैं देख रहा था, और कई रिपब्लिकन सेनेटर्स और वो भी कह रहे हैं कि ये क्या बेवकूफी है, इससे तो ट्रेड कम हो जाएगी और लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स ऑन ट्रेड मीन्स यू आर गोइंग टू लेसन द ट्रेड, नंबर 1, एंड देन यू आर गोइंग टू टैक्स द पीपल फॉर दैट। टैरिफ इज अ टैक्स ऑन ट्रेड, व्हाट एल्स इज इट? मुझे समझ में आया, ट्रम्प बिजनेसमैन भी नहीं है, ट्रम्प बेसिकली एक बिल्डर है, भारतीय भाषा में कहते हो कि ठेकेदार है। तो इससे ज्यादा उनकी बुद्धि चलती भी नहीं है साहब। अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज भी निकाल के देख लें, आप उनकी पास्ट लाइफ भी निकाल के देख लें। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे इस बात का अफसोस है
कि डोनाल्ड ट्रंप को जितना शानदार बहुमत मिला था अपने लिए भी और हाउस में भी, तो उन्होंने इसका कुछ बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते थे, और दैट वे इट्स अ पिटी। इट्स अ पिटी डेफिनेटली। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब की ब्लैकमेल मत होना, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी वीक है और वो ट्रंप के सामने ठहर नहीं पाएगा। राहुल गांधी पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी को ताव दिलाते रहते हैं, समझ में नहीं आता। राहुल गांधी को ओबामा ने मंद बुद्धि कहा था, प्रेसिडेंट निक्सन ने इंदिरा गांधी को बिच कहा था, और प्रेसिडेंट कैनेडी ने जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या कहा था। तो आप सुनिए ना, तो कहा था कि मेरी बीवी पे लाइन मारता है ये तो। कह तो रहा हूं, आप 3 पुश्त से अमेरिकी राष्ट्रपतियों से गाली खा रहे हैं, 3 पुश्त से। तो डजंट मेक सेंस, इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। बट देन राहुल गांधी हर वो बात करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हाँ ये तो है, लेकिन उनको बहुत उम्मीदें हैं अपने आप से कि हो सकता है इसी बहाने कि ट्रंप जो है वो वहाँ से एक जारी कर दे आदेश, आई हियर बाय डिसमिस मोदी गवर्नमेंट, आपने और साहब एक राहुल नोटिस गांधी का किया है, नंबर लग जाए। आपने नोटिस किया कि पिछले 8-10 महीनों से 2024 चुनाव के बाद से राहुल गांधी बहुत ज्यादा उग्र हो गए, बहुत ज्यादा बेलौस हो गए। इसका कारण है क्योंकि अभी तक वो मोदी के आगे compete कर रहे थे, वो प्रियंका के आगे compete कर रहे हैं। अभी तक उनकी प्रतिस्पर्धा मोदी से भी, या प्रियंका गांधी से भी है, प्रियंका वाड्रा से भी है। तो अब बात घर में आ गई है। दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा को एक बात मालूम है कि नेशनल हेराल्ड केस में मेरा भाई और मेरी माँ जेल चले जाएंगे, हरियाणा वाले मामले में मेरा पति जेल चला जाएगा, तो ले दे के बचूंगी सिर्फ मैं जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। तो कांग्रेस को मेरी झोली में ही गिरना है। उल्टे वो मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे बयान देती कि सुप्रीम कोर्ट और भड़क जाए राहुल गांधी से। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कह दिया मुझे साफ तो साफ। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के कॉफिन में आखिरी नेल गाड़ने के चक्कर में इस तरह की बातें करके। आप देखें, मतलब आप जो है वो भाई बहन को आपस में लड़वाना चाहते हैं। भाई बहन में कभी नहीं बनी। देखिए आपको बताऊं, गांधी परिवार की एक खूबसूरती है कि घर के अंदर की बात जल्दी बाहर नहीं आती है। जब तक मेनका गांधी को उन्होंने धक्के देके घर से निकाल ही नहीं दिए, तभी तक वो बातें बाहर नहीं है। इसी तरह जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला कैंपेन चला रही थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के पत्रकारों ने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि टीम प्रियंका और टीम राहुल में आपस में बातचीत नहीं होती, जबरदस्त झगड़ा चलता है। अब जाहिर सी बात है संजय सर, अगर आपके और हमारे दोनों स्टाफ में इतना झगड़ा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों के बीच में भी गड़बड़ है। और वैसे भी जितना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन राहुल गांधी करते हैं, वो अपने आप में कहता है कि ऑल इज नॉट फेयर। अच्छी मुसीबत है। तो आप कहने का मतलब है एक, कि एक, 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 एक कहता है, एक होता है फ्राइडियन स्लिप। अगर आपके दिमाग में कोई चीज चल रही होती है तो जबान से निकल जाती है। आजकल राहुल गांधी हर मामले को ओपन एंड शट कहते हैं। हकीकत है कि राहुल गांधी को मालूम है कि नेशनल हेराल्ड वाला मामला ओपन एंड शट है, उनके दिमाग में लगातार चलता रहता है। जिस दिन नेशनल हेराल्ड वाले मामले को ठीक से टेकअप होगा, अभी तो मुझे वहां पे जज साहब भी समझ में नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं। अब उन्होंने फिर से लंबा उसको, इसको सुन लेंगे उसको सुन लेंगे, फिर तय करेंगे, फिर चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेंगे, दुनियादारी कर रहे हैं वो। लेकिन नेशनल हेराल्ड वाले मामले में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी को रिलीफ मिलने वाली नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा मामला है जिसको रोकने के लिए पहले हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ इतने सख्त ऑब्जर्वेशन कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनका मामला तो जरूर खत्म किया। इनका सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी की याचिका खारिज की, लेकिन ये कहा कि भाई हाईकोर्ट के ऑर्डर, हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन उनको एक्सपंज कर दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन तो करीब करीब इनको एकदम गिल्टी ठहरा दिया। तो कहीं से इनको रिलीफ मिली नहीं। ओपन शट कोई केस है तो नेशनल हेराल्ड का केस है,
ओपन शट कोई केस है तो रॉबर्ट वाड्रा का केस है। हकीकत ये लोग कि यदि पूछते कल हैं, में प्रियंका वाड्रा को लोग छोड़कर पूरे खानदान में लोग कोई ये इस पूछते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी किया था कि मोदी जी राहुल को क्यों बचा रहे हैं? अब बचा रहे हैं साहब। अभी तो मैंने कहा ना कि राहुल गांधी मोदी के सबसे बड़े इंश्योरेंस पॉलिसी है। और मैं इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत दूरंदेशी राजनीतिक समझता हूं। उन्होंने तो बहुत पहले ही राहुल को बचा लिया था अमेरिका में। उन्हें मालूम था कि ये सिक्का आगे चल के काम आएगा। उनको तभी समझ में आ गया था कि इतना जबरदस्त सिक्का है कि आगे चल के हमारे काम आएगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरी पार्टी के काम आएगा। तो जिस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने राहुल गांधी को बचाया था, अगर तब नहीं बचाते तो आज उनका पॉलिटिकल कैरियर ही नहीं होता। अच्छा, आइए जरा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी और बड़े खतरनाक ऑब्जर्वेशंस करके खारिज कर दी कि साहब कि आपका कोई इसमें लोकस नहीं, कोई स्टैंड, कोई आपका कोई इसमें ग्राउंड नहीं, वो खारिज करते हैं इसको। गए क्यों थे मुझे वो? समझ, देखिए यशवंत गए क्यों थे वहां पे? अब मतलब लॉजिकली देखें तो अपने आप में एक सेंसलेस बात है। ये पिटीशन बनती ही नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर यशवंत ने डाली ये पिटीशन तो कुछ सोच के ही डाली होगी। लेकिन अगर उन्होंने सोचा होगा कि गवाई साहब, चीफ जस्टिस साहब इस मुकदमे को सुनेंगे, तो उन्होंने तो पहले ही मुकदमा छोड़ दिया। और इसमें कोई मतलब व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज दिस कि पैसा मेरे घर से मिला इसका मतलब मेरा नहीं। तो ये मतलब ये किस तरह का आर्गुमेंट है? आप सोचे ना, जो राहुल गांधी के लेवल का आर्गुमेंट है। तो पिटीशन में पहले भी दम नहीं था। अलबत्ता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको एक बार से फिर खारिज करा लिया है। मेरी तो समझ के बाहर है वो क्यों गए थे इस पिटीशन में। अब बस देखने की बात यह कि सरकार जो इनिशियली इतना जबरदस्त तरीके से इस पे मूव कर रही थी इम्पीचमेंट पे, धनखड़ के हटने के बाद सरकार की तरफ के से इस मामले में कोई डेवलपमेंट या कोई बयान तो नहीं आया। उसके बाद से जो किरण रिजिजू बयान दे रहे थे उन्होंने भी बंद कर दिया। तो जब से जगदीप धनखड़ हटे हैं तब से यशवंत वर्मा को लेकर सरकार की बयानबाजी एकदम खत्म हो चली है। अब सरकार ही रिलीफ ना दे दे तो मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर सरकार सत्येंद्र जैन के खिलाफ कह सकती है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, अगर सरकार मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कह सकती है हमें कोई सबूत नहीं मिला, तो हालांकि इतना ज्यादा कमिटमेंट है, इतना ज्यादा आगे आ चुकी है गवर्नमेंट कि मुझे नहीं लगता है कि अब इम्पीचमेंट की कार्रवाई किसी भी तरह रुक पाएगी। ये तो है साहब, लेकिन लोगों को उम्मीद तो थी कि कुछ होगा और कुछ मिलेगा भाई साहब को। नहीं, लोगों को उम्मीद थी कि इसी बार इसी सत्र में कुछ होगा, वो तो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और अभी तक जैसे एक प्रपोजल जाना, कमेटी बनना, जांच होना, वो सब अभी एक माना जा रहा था कि एक स्पीडी लेवल पे होगा। वो जिस हिसाब से ड्रैग कर रहा है वो भी बड़ा आश्चर्यजनक और निराशाजनक है। जी जी जी। अच्छा, एक और और या फिर ये मान लीजिए कि सर ने ये भी मान सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी कि साहब मामला फिर से सब जुडिस हो गया। ये हो सकता है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि मामला फिर से सब जुडिस हो गया और आज सुप्रीम कोर्ट, नाउ दैट टुडे दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड, तो हो सकता है कि आज के बाद सरकार इसको तेज गति से उठाए। एक और भी बड़ा मजेदार एक ऑर्डर हुआ है कि आपको ध्यान है, एक योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक मूवी बन रही है अजय करके। तो सीबीएफसी ने उसको ये कह के सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया कि साहब आप पहले योगी आदित्यनाथ से एनओसी लाइए।
ये ध्यान है कि नहीं आपको? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहूं कि हाँ। नहीं सुनिए तो पूरी बात। तो आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ये जजमेंट दे दिया कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, बिना एनओसी के आप इसको प्रोसेस कीजिए। अरे भाई, जाहिर सी बात है, आप संभाजी महाराज से एनओसी लेने गए थे कि आप सावरकर से एनओसी लेने गए थे कि आप गांधी से एनओसी लेने गए थे भाई? तो मुझे तो ये दिखाता है कि आप कि ये औरंगजेब से एनओसी लेने गए थे। सीबीएफसी ने पहली बार किया है, तो लगता है योगी आदित्यनाथ से ज्यादा डर है उनको और किसी के मुकाबले। मोदी की मूवी में नहीं मांगा था कि मोदी से एनओसी लेके आओ। मोदी में भी तो बनी थी ना एक मूवी। अब वैसे भी देखें, जो ये फिल्म सेंसर बोर्ड है, उसमें तो कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां देखकर लगता है कि साहब सरकार जरूर बीजेपी की है, पर लोग पुराने ही बैठे हैं उसमें। बड़े अजीब अजीब से उन्होंने फैसले किए हैं और कई फिल्मों में किए हैं। उदयपुर फाइल्स में किया है, हिस्ट्री ऑफ इतिहास में किया है। उदयपुर फाइल्स तो आज क्लियर हो गई, 8 तारीख को रिलीज है। हाँ, तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने हर जगह बहुत परेशान किया लोगों को, एक में नहीं सब में किया। वो जो ताशकंद फाइल्स में किया था, और वो जो कंगना रनावत ने भी बनाई थी फिल्म, कौन सी थी, इमरजेंसी वाली ना, इमरजेंसी, उसमें बहुत परेशान किया। और तो वो हर जगह परेशान कर रहे हैं। इतना कभी सेंसर बोर्ड एक्टिव नजर नहीं आया जितना अभी नजर आ रहा है। अच्छा, एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग केस चल रहा है, और वो उत्तर प्रदेश से चूंकि संबंधित है, इसलिए आपके विचार भी उसके ऊपर जानना चाहूँगा। और वो आपके वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से संबंधित है। और उसका जो कॉरिडोर बनना है, उसको वहाँ पे जो लोकल जो सेवायत हैं उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से उसके फेवर में है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो एक बैलेंसिंग टाइप का लगता है। ये क्या इशू क्या है? देखिए, इशू बहुत छोटा सा है, ये पहली बार नहीं हो रहा, दूसरी बार हो रहा है। जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तब भी एकदम यही इशू बना उठा था। भाई आप देखिए, पुराने हमारे जितने मंदिर हैं, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे विंध्याचल देवी हो, चाहे राम मंदिर हो, आपने देखा सब पतली पतली गलियों से होकर जाते हैं। अब जबकि इतनी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको समय के साथ बदलना होगा। जब काशी कॉरिडोर बन रहा था और गलियों को चौड़ा किया जा रहा था, उसमें तमाम पुराने मकान के साथ कई पुराने मंदिरों को भी गिराना पड़ा, उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। गिराना क्या है, उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ा, इधर से उधर ले जाएंगे मूर्तियां वगैरह वगैरह। तो इसका भी बहुत विरोध हुआ था। अब ये एक पुराना एक स्वरूप कुछ लोग चाहते हैं बना रहे हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उस पुराने स्वरूप में वृंदावन की उन गलियों में उस तरह की भीड़ तो नहीं आ सकती ना। अब जैसे काशी कॉरिडोर जिस तरह काशी विश्वनाथ में मंदिर में आ रही है, 15 लाख की जगह 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह का रिलीजियस टूरिज्म चाहिए, और अगर आपको सनातन के नाम पे लोगों को एक बार, और मैं मानता हूं कि दुनिया में मंदिरों में लगने वाली भीड़ से ज्यादा कोई सनातनी संदेश हो ही नहीं सकता। नंबर 1, मंदिर हमेशा से सनातनी सभ्यता का केंद्र रहे। नंबर 2, जब आप मंदिरों में जाते हैं तो एक बार फिर से एक आपस में एक जुड़ाव आता है। और 3, फाइनली जब इन मंदिरों में लाखों और करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहां से जो मैसेज जाता है वो बड़ा जबरदस्त जाता है, और आप जानते हैं कहाँ कहाँ जाता है। तो आप आज की तारीख में जिस तरह का योगी आदित्यनाथ देखिए, वो संभल में पूरे 67 तीर्थ डेवलप कर रहे हैं। आज वो संभल में हवन कर रहे हैं, और काशी को कैसे किया है, अयोध्या को कैसे किया है। अब कुछ लोग हैं जिनको, भाई उनको भी मैं बहुत गलत नहीं कहता, जो कहते हैं कि भाई इसका जो मूल स्वरूप है वो बना के रखा जाए। परंतु दिक्कत ये कि बाकी जगह तो मूल स्वरूप समझ में आता है, यहाँ पे हर जगह काशी विश्वनाथ, काशी, मथुरा, वृंदावन और ये अयोध्या, हर जगह गलियां इतनी सकरी, इतनी तंग थी कि वो वहां पे अच्छा, पहले जैसा नहीं रह गया ना। किसी जमाने में हम लोग काशी विश्वनाथ जाते थे, संजय जी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे मंदिर में 100-200 लोग रहते थे।
आज वहां पे एक बार में 50,000 आदमी रहता है, 1 लाख आदमी रहता है। तो बहुत अंतर पड़ गया है। अब उस तरह की चीजें नहीं हो सकती। और सरकार अगर ऐसे में कॉरिडोर बनाना चाह रही है, गलियों को चौड़ा करना चाह रही है, तो सरकार को भी ब्लेम नहीं कर सकते। और जो वहां पे लोग हैं जिनको पुराने स्वरूप से लगाव है, अगर वो चाहते हैं कि स्वरूप बना रहे, तो पूरी तरह तो उनको भी खारिज नहीं किया जा सकता। फिर आपके हिसाब से क्या हाल होना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सनातन में जो सबसे बड़ी बात है कि भाई चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन एकमात्र सत्य है साहब, और कुछ सत्य है ही नहीं। परिवर्तन एक, उसमें पुरानी पुरानी गलियों से चिपके रहना और ये सोचना कि साहब नहीं ठीक है। भाई पहले आते थे आपके पास 1,000, 2,000, 5,000 दर्शनार्थी आते थे। आज वहां पे 5 लाख आ रहे हैं, 5 लाख आ रहे हैं। आप कैसे उसको अकोमोडेट करें? हाँ, फिर लॉ एंड ऑर्डर की और ये स्टैम्पीड की संभावना तो सदैव बनी ही रहती है वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल रहे। और वहां लोग मरे भी हैं भाई, दब के मरे भी। मेरा देखिए, जब मैं ये कह रहा था कि दोनों की बातों में दम है, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल मानता हूँ, चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो लोग चेंज का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सनातन विद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं या देशद्रोही हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास अपने कारण हैं। लेकिन मैं उनसे यही निवेदन कर सकता हूँ कि साहब, बदलते हालात के साथ थोड़ा सा आपको भी बदलना पड़ेगा और जगह को भी बदलना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। बिल्कुल बात आपकी जो इसमें मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये बात जो है वो बहुत जिसको कह सकते हैं कि जब बनारस का कॉरिडोर बन रहा था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तो ये बहुत अधिक फ्लेयर अप हुई थी, बहुत अधिक फ्लेयर अप बहुत हुई थी। अभी भी बन रहा है। अभी देखिए, दाल मंडी खाली करा रहे हैं, दाल मंडी हुँ, खाली करा रहे हैं, और दाल मंडी में 1 नहीं, 2 नहीं, 6 मस्जिद गिरा रहे हैं। पूरी दाल मंडी मुस्लिम समाज की है। अब वो जो गली आती है काशी के कॉरिडोर तक, जो मेन अच्छी खासी चौड़ी हो गई, लेकिन सरकार और चौड़ी कर रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 6 मस्जिदें गिरा रहे हैं। लेकिन इतना पैसा मिल रहा है वहां मुस्लिम समुदाय को, इतना पैसा। देखिए, ये भी कमाल की बात है साहब, इतना हुँ। मुआवजा मिल रहा है कि वही मुस्लिम समुदाय खुशी खुशी अपनी 6 मस्जिद गिरवाने को तैयार है। जो कहता तो था फिर कि जो ये कहते हैं कि साहब कि जो वंस जो अ कहता मॉस्क था कि ऑलवेज अ मॉस्क, मस्जिद उसका बन गई क्या तो हुआ? मस्जिद बन गई तो कयामत तक रहेगी। आप सोच कर देखें, 6 मस्जिद गिराने की बात हो रही है। 6 मस्जिद। देखिए, अगर मुझे मिल जा रहा तो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, अपनी अपने अपने व्यूअर्स को दिखा दीजिए। और आप मतलब कहीं आपको एक विरोध का सुर नजर आया कि 6 मस्जिदों में जाके लाल रंग का गेरू का निशान लग गया है कि टूटने जा रही है? कहीं आपको विरोध नजर आ रहा हो तो बताइए आप। बड़ी अजीब बात है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है बांके बिहारी मंदिर पे कहा गया कि साहब ऑर्डिनेंस लाने में आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? यू आर कमिटिंग अ सिन। देखिए, मैं आपको ये 6 मस्जिद की फोटो भेज रहा हूँ तुरंत। जो वहां पे काशी कॉरिडोर, अभी जो काशी में जो दाल मंडी चौड़ी हो रही है सड़क, उसमें जो गिराई जा रही है। एंड यू कैन शो देम टू योर व्यूअर्स, क्योंकि ये बड़ी कमाल की बात है कि एक साथ 6 मस्जिदों में बुलडोजर चलने जा रहा है और किसी को कोई एतराज नहीं। क्यों? मुआवजा बहुत अच्छा मिल रहा है सर। और सुने, उनको ऐसा नहीं कि मस्जिदों को मुआवजे का चक्कर है। वो जो लोग हैं जिनकी दुकानें टूट रही हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, उनको साहब इतना मुआवजा मिल रहा है कि ठीक है यार, मस्जिद टूटे टूटे तो कोई दिक्कत बड़ी विचित्र व्यवस्था है साहब तो। नहीं। ये भेज दी और मैंने आपको 6 पिक्चर्स भेज दी। जी, जी, जी। इसका निश्चित रूप से हम और उपयोग करेंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एसआईआर आरंभ करने की घोषणा कर दी गई है। अब पश्चिम वहाँ बंगाल का केस बड़ा टिपिकल है। ममता वहाँ दीदी इतना आसान नहीं होगा जितना बिहार में था। अरे, ममता अभी से कह रही हैं, वो याद दिला रही हैं अपने स्टेट एम्प्लॉयज को कि तुम हमारे नौकर हो, केंद्र सरकार के नहीं हो, ध्यान रखना। तो कह रही है एसआईआर होने ही नहीं देंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, बड़ा एक लॉजिकल सी बात कह रहा हूँ भाई, कि अब ऐसा तो नहीं संभव है ना कि पूरे देश में एसआईआर हो और बंगाल में ना हो। तब तो इस कार्रवाई कोई मतलब नहीं, चुनाव आयोग का माहौल उड़ जाएगा ना।
तो एसआईआर तो अब होके रहेगा। अब ममता बनर्जी को सिर्फ ये तय करना है कि वो कराएंगी कि गवर्नर कराएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल ये हम कहना समझ रहे चाहता हूं हैं। कि वो गवर्नर रूल जो अब तक नहीं लगा, अब लगाना प्रेसिडेंट्स सरकार रूल। की मजबूरी हो जाएगी। प्रेसिडेंट रूल अब सरकार की मजबूरी हो जाएगी। भाई ये तो नहीं संभव है ना कि आप पूरे देश में कराए और बंगाल में ना कराए। तो अब अगर आप नहीं करेंगी तो मजबूरी हो जाएगी सरकार की। ये इलेक्शन कमीशन ने कुछ एम्प्लॉइज को सस्पेंड करने के लिए निर्देश दिए, तो ममता कह रही मैं नहीं करूंगी। सब करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। और यही सब चीजें हैं जो ममता बनर्जी को, अब ये एक कन्फ्रंटेशन कोर्स है। अभी देखना हु विल ब्लिंक फर्स्ट। अब ये बात देखना पड़ेगा कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, क्योंकि अब ये तो सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन कोर्स है सर। तो वही वाली बात आएगी फिर कि कौन कराएगा चुनाव। कौन कराएगा ममता। चुनाव? ममता कराएंगी कि राष्ट्रपति शासन में होगा? अमित शाह कराएंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है, और अगेन आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसके सेंटर में है कि साहब वो जस्टिस पार्डीवाला की बेंच ने एक आदेश दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी ऑनरेबल जस्टिस के विरुद्ध कि साहब कि इनको रिटायरमेंट तक, उनका रिटायरमेंट 2029 में, रिटायरमेंट तक इनको क्रिमिनल बेंच में ना बैठने दिया जाए और इनको किसी सीनियर जज के साथ बैठाला जाए। और आज मुझे पता चला कि इस बात को लेके विद इन सुप्रीम कोर्ट ये सीरियस डिफरेंसेस हो गए हैं कि साहब कि ये अधिकार किसने दिया पार्डीवाला को। तो जस्टिस ये पार्डीवाला आदेश संभव को नहीं। ये देखिए, आदेश अपने आप में संभव नहीं है। देखिए मैं बताऊं क्यों संभव नहीं है। चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ, देखिए आप समझिए, अगर आप चीफ जस्टिस का ये भी अधिकार छीन लेंगे कि वो बेंच बना सके, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना। फिर तो आपने चीफ जस्टिस क्यों बनाया? तो भाई वो तो पार्डीवाला साहब तो वही है ना जिन्होंने प्रेसिडेंट तक की शक्तियां छीन ली, तो चीफ जस्टिस की शक्ति क्यों नहीं छीन सकते? नहीं, चीफ पार्दीवाला साहब वो भी हैं जिन्होंने उस कानून पर राय जाहिर कर दी जो अभी तक बना भी नहीं था, जो पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ। कहा कि हमारी बात का ध्यान रखा जाए कानून बनाने में, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और 2 साल तक रहेंगे। स्केरी है मामला। जब ये जिस तरह के अथॉरिटेरियन स्ट्रीक्स इनमें दिखाई पड़ रही हैं उसको देख के तो वाकई, क्योंकि आज ये समाचार आया कि वो जस्टिस गवई अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं और अपने बाकी सीनियर लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं कि ये क्या आदेश है, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। ये पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं है। आप चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन सी बेंच कैसे बनेगी, कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आज आप ये कह रहे हैं कि फलाने जज को क्रिमिनल कोर्ट में ना रखा जाए, कल अगला आदेश ये आएगा कि फलाने जज को क्रिमिनल कोर्ट में ही रखा जाए, फिर अगला आदेश ये आएगा कि फलाना जज हमेशा चीफ जस्टिस के साथ बैठेगा, फुल बेंच में बैठेगा, फिर अगला आदेश ये आएगा कि फलाने जज को सेकेंड अपील में बैठा। ये फिर बात कहीं रुकेगी नहीं सर। आप चीफ जस्टिस जो है वो पूरी तरह से अधिकारी है अपने हिसाब से बेंच बनाने के लिए, आप नहीं, इसको नहीं कर सकते। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप कर नहीं सकते लेकिन कर दिया, फिर प्रेसिडेंट को आदेश दे दिया, फिर भाई पारदीवाला साहब आरक्षण के मुद्दे पे भी अपना एक बयान देकर और आदेश में लिखाकर उसको वापस एक्सपेंज कर चुके हैं। पारदीवाला साहब लगातार विवाद में रहे हैं, एंड इट इज हाई टाइम दैट ही शुड रियलाइज कि अभी तो फिर भी सही है, लेकिन जिस दिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे उनको ज्यादा गंभीरता से काम लेना होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया में। आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
वंदे मातरम।